आदाब नाज़रीन, इस्तक़बाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खानम एक बार फिर से दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत के साथ ही नीतीश कुमार वज़ीर आला के तौर पर 10वीं बार हलफ उठाएंगे। हालांकि ये जीत बीजेपी के लिए और खासकर एनडीए के लिए काफ़ी बड़ी थी, लेकिन उनकी इस जीत पर कई सवालात, कई शुबहात हो रही हैं। इन्हीं सवालात का तज़किरा हमने किया सीनियर सहाफ़ी जनाब आसिफ रियाज साहब से। उनका क्या कहना है इस बारे में, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जनाब आसिफ रियाज साहब। आसिफ साहब, हम बात कर रहे थे बिहार इलेक्शन की। जैसे कि हमने देखा कि बिहार में जो एनडीए की एक बड़ी जीत हुई है, उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? कैसे देख देखिए, एनडीए की जीत एक मशकूक जीत है। अ, लोग कन्फ्यूज़न में हैं, खुद एनडीए वाले भी कन्फ्यूज़न में हैं कि इतनी बड़ी जीत की तवक्को तो उन्हें भी नहीं थी। और जी। वो जीत किस काम की कि जब आप जीत कर आएँ तो लोग आपको चोर कहें। तो जो जीतने वाले हैं वो भी हारे हुए ही नज़र आ रहे हैं। उनसे बात कीजिए, उनके चेहरे के हाव-भाव को देखिए तो पता लगता है कि वो भी हारे हुए हैं, क्योंकि कॉन्शियस उनका भी ये अलाउ नहीं कर रहा है कि इतनी बड़ी जीत कैसे हो गई। तो मेरा बिल्कुल। ख़्याल ये है कि लोकतंत्र के लिए, भारतीय डेमोक्रेसी के लिए ये बड़ा ही शर्म का मौका है और ये कोई जीत नहीं है, ये लोकतंत्र की हार है, भारत की हार है, बिहार की हार है और ये भाजपा की जीत हो सकती है। जैसे कि अभी आपने जीत का ज़िक्र किया कि उनको खुद को ही शक है अपनी जीत पर, लेकिन कुछ अहम मुद्दे होते हैं जिनकी बिना पर वोट हासिल किए जाते हैं, वोट की माँग की जाती है, जैसे कि नौकरी हो गई या अच्छा रोज़गार हो गया, पढ़ाई हो गई, सरकारी और दूसरे जो काम होते हैं वो हो गए। तो क्या अब ये मुद्दे मुद्दे नहीं रहे? नहीं, देखिए, इंसानी ज़िंदगी में जो मुद्दे हैं वो हमेशा से रहेंगे। जैसे रोज़गार का मुद्दा हमेशा से रहेगा, महँगाई का मुद्दा हमेशा से रहेगा, एजुकेशन और हेल्थ केयर का मुद्दा हमेशा से रहेगा। लेकिन एक बात तो ये माननी पड़ेगी कि इंसानी साइको जो है वो ज़ूद पसंद है, यानी कि उजलत पसंदी में रहता है इंसान, जल्दबाज़ी में रहता है। तो अगर जी। उसे कोई आज 10,000 रुपया दे दे, तो वो कल वाले दिन को, आने वाले कल को वो भूल जाएगा। आज 10,000 को पाकर वो खुश होगा, क्योंकि इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। इन्नल इंसाना जी। ज़लूमन जहूला, और बताया कि अजूला भी कहा गया कि ये तो बेवकूफ भी होते हैं और बहुत जल्दबाज भी होते हैं, यानी कि जल्दबाजी इन्हें पसंद है। तो बाय नेचर इंसान जो है अ, वैसा ही है जो हमें बिहार में नजर आया। देखिए, चुनाव के एक रोज कबल, 2 रोज कबल खवातीन के खाते में 10-10 हजार रुपया डाले गए, और फिर जैसे 5 लाख खवातीन के खाते में अगर पैसे आए तो उन्होंने 5 लाख लोगों को बताया कि आपका नहीं आया है, कल आपका आ जाएगा, और जिनका नहीं आया है बाद में आ जाएगा। इस तरह एक माहौल बनाया गया जी। और पैसे ने और माहौल ने भी काम किया। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से चोरी हुई। कई तरीके के षड्यंत्र रचे गए, कई तरह की स्कीमें तैयार की गई, कई तरह के पहलुओं से लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जी, गई। तो अभी जैसे कि ये जो अहम मुद्दे हैं, बिहार इलेक्शन ने इस चीज़ को साबित कर दिया कि ये मुद्दे अहम नहीं रहे। तो क्या हम ये देख रहे हैं कि जो भारत है, वो उसका जो फ्यूचर है, वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? भारत हिंदू बिल, राष्ट्र बनने की राह पर गामज़न है? बिल्कुल नहीं। देखिए, डिफरेंस को समझिए। महिलाओं के खाते में पैसे मिले, महिलाओं ने अपना वोट जाकर गिराया, पैसे के लिए दिया। मैं तो इसे भी नहीं मानता कि सबों ने पैसे के लिए वोट किया होगा। असल में यह है कि बहुत स्कीमिंग की गई, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से वोट चोरी की गई, ऐसा लगता है। क्योंकि आप देखें, वहां 2 उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दोनों का वोट जो है बिल्कुल बराबर आया है। जी। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और पूछा है कि क्या वो एक ही डाटा दोनों जगह चेप दिया गया, दोनों जगह का रिजल्ट एक ही क्यों आ गया है?
तो ये छोटे-छोटे वाक़यात बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पे मतलब माइक्रो लेवल जो ये होता है, सेटिंग होती है, वो की गई। रही बात ये कि हिंदुत्व की तरफ देश बढ़ जाएगा, इसका कोई इम्कान नहीं है। मैं आपको बताऊं, इलेक्शन के खत्म होते ही 2 धाराएं चल रही थी इलेक्शन में। एक महिलाओं की धाराएं थी, दूसरे युवाओं की धाराएं थी। युवाओं ने बढ़-चढ़ कर वोट किया और युवाओं का वोट महागठबंधन के लिए ज्यादा पड़ा है। उन युवाओं में आक्रोश अब फैलेगा, अब गुस्सा फैलेगा, क्योंकि वो रोजगार के लिए, नौकरी के लिए और जी, अपने बेहतर मुस्तकबिल जी, के कहीं लिए न कहीं वोट वो दे रहे मुद्दे हैं थे। जिनके लिए वो आवाज़ उठाते नज़र आएँगे और अमूमन दिख ही रहे हैं। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी सवाल आपसे कि क्या मैं आपसे हम एक भारत बात का और जो अर्ज फ्यूचर कर है, मैं आप कैसे आपसे एक देखते बात हैं? और जी जी मैं एक बात और अर्ज कर दूं कि अगर युवाओं में आक्रोश फैला और ये देखिए, देश में तकरीबन 40 करोड़ लगभग युवा हैं जो बेरोजगार बैठे हैं, तो ये जी, देश के लिए भी बहुत अच्छी हालत नहीं होगी। मेरा ख्याल ये है कि रोजगार का मुद्दा ही मुद्दा रहेगा। ये सारी बातें सेटिंग गेटिंग में हो सकती हैं, असल मुद्दा रोजगार का है। रही बात हिंदुत्व की तरफ बढ़ने का, तो हिंदुत्व की तरफ ये ढांचा जो है भारत का, जो मिजाज से और बनावट के हिसाब से यहाँ सेकुलरिज्म है। आप जातियों को देखिए, आप धार्मिक लोगों को देखिए, आप इंडिया की डेमोग्राफी को देखिए, आप इंडिया की ज्योग्राफी को देखिए, ये सारी चीजें इसे एक सेकुलर मुल्क बनाती हैं। ये कभी भी जी, हिंदुत्व का बहुत मुल्क शुक्रिया नहीं बन साहब सकता। हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम अगली खबर का रुख करते हैं। बात करते हैं सऊदी अरब की, जहां मक्का से मदीने की तरफ जा रही एक बस की फ्यूल टैंकर से टक्कर हो गई और बस जलकर खाक हो गई। बस में सवार 45 मुसाफिर सभी मौके पर ही हलाक हो गए। बता दें कि सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर इतवार की देर रात हुए बस हादसे में जान गंवाने वाले 45 हिंदुस्तानी शहरियों की लाशों को वापस नहीं लाया जाएगा। ये सभी उम्रा करने के लिए सऊदी अरब गए थे। तेलंगाना कैबिनेट ने फैसला किया है कि हलाक हुए सभी लोगों को वहीं दफनाया जाएगा। मुतासरा खानदान के 2-2 लोग तदफीन में शामिल होने के लिए सऊदी अरब भेजे जाएंगे। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 9 नवंबर को 54 लोग हैदराबाद से सऊदी अरब गए थे। वो 23 नवंबर को वापस आने वाले थे। इनमें से 4 लोग इतवार को कार से अलग मदीने की तरफ रवाना हुए थे। वही 4 लोग मक्का में रह गए, जो कि जिंदा बच गए। हैदराबाद के शेख नसीरुद्दीन और उनकी बेगम अख्तर बेगम का पूरा परिवार यानी कि पूरा खानदान इस उम्रे के लिए गया था, जो हादसे की नजर हो गया। इस खानदान की 3 पीढ़ियों के 18 अराकीन इसमें खत्म हो गए। रुक करते हैं मिडिल ईस्ट का, जहां सूडान के अंदर एक लंबे वक्त से खाना जंगी जारी है और वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। निहत्थे मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। वहीं अब खबरें हैं कि एसएएफ को बढ़त मिल रही है। क्या है इसके पीछे की वजह और क्या है ये पूरा मामला? एसएएफ को बढ़त कैसे हासिल हो रही है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब। वाहिद साहब, हम बात कर रहे थे सूडान की, जहां पर खाना जंगी जारी है और हम देख रहे हैं एसएएफ को बढ़त हासिल हो रही है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? और अगर एसएएफ को बढ़त हासिल हो रही है, तो इसके क्या मायने हैं उस सूडान में उस खित्ते को लेकर? देखिए, बेसिकली जो है लगता है कभी ऐसा कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, टेक ओवर किया है उन्होंने, उसके बाद लगता है कि उनका रिट्रीट हुआ है, यानी पसपाई अख्तियार की है उन्होंने, मिलिट्री आई है। बेसिकली वहाँ पे क्या है कि एक कंट्री है मुत्तहदा अरब इमारात, जी, उसके ज़रिए से अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है खित्ते में। तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वहाँ वो बहुत सारे ममालिक को अपना आलयकार बना करके शामिल करता है वहाँ पे, या वहाँ पे उनको इन्वॉल्व करता है। तो इस वक्त जो है उस पूरे जो है आप देखिए, चाहे ज़ंजीबार हो, चाहे जो है कुछ और ममालिक हों, तंज़ानिया है, या फिर जो है अभी रिसेंटली सोमालिया का भी वाक़या एक आया था, और अब ये सूडान है। तो यहाँ मुत्तहदा अरब इमारात जो है, यूएई, तो इसने अपना मिलिट्री इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ाया है। और जो वहाँ की पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पूरी मुकम्मल मदद जो है हर तरह की, लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, पैसे की सपोर्ट हो, सारी मुत्तहदा अरब इमारात के ज़रिए से की जा रही है। अभी रिसेंटली वहाँ के जो साबिक़ नायब वज़ीर ख़ारिजा, या इस वक़्त एडवाइज़र हैं वहाँ के सदर के, करकाश, तो करकाश जिनको गर्गश कहते हैं, तो करकाश का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने बोला है
कि यूएई बहुत ज़्यादा बदनामी झेल रहा है और हम जो है अब जो है एक एक तरह से नज़रसानी कर रहे हैं उसके ऊपर कि क्या सूरत-ए-हाल है। ये उस वक़्त हुआ जब 20,000 से ज़ायद अफ़राद को कत्ल किया पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने। तो ये आप देखिए कि ये सूरत-ए-हाल है सूडान की। तो अभी जो है तस्वीर वाज़ह नहीं है कि क्या है। तो लेकिन उसके अंदर ये है कि अब जब तक इस तरह के बैरूनी इन्फ्लुएंस रहेंगे, तब तक इंस्टेबिलिटी की कैफ़ियत रहेगी वहाँ पे। लेकिन ये जो खाना जंगी एक अरसे से जारी है, एक लंबे वक़्त से जारी है, इस पर आप क्या कहेंगे कि ये ख़त्म होगी या नहीं होगी या कब तक जारी रहेगी? देखिए ऐसा है खाना जंगी हो या कुछ भी हो, हर चीज़ का एक वक़्त मुकर्रर है, उसको ख़त्म होना ही है। लेकिन सवाल ये है कि वो कितनी तबाही के बाद ख़त्म होगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। जी, कितने हज़ार लोग मारे जाएँगे या कितने लाख लोग मारे जाएँगे। अब आप देखिए एक छोटा-सा मुल्क है बोस्निया हर्ज़ेगोविना यूरोप का, कितने लाख लोग मारे गए थे। तो ऐसे ही आप देखिए सूडान में अब तक कितने लाख लोग और अभी जो है यमन के अंदर 5-6 साल तक जो सऊदी लेड कोalition ने मिलिट्री अपना ऑपरेशन रखा था, उसके अंदर यूनाइटेड नेशंस की भी रिपोर्ट है कि 5 लाख लोग मारे गए थे। तो ये छोटी तादाद नहीं होती, ये बहुत बड़ी तादाद होती है। अभी आप देखिए इस्राइल ने तकरीबन 60-70 अ, हज़ार फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा है। तो ये जी। सब जो है तो अभी ये सब है कि भई किस तरह से क्या-क्या हो रहा है। तो असल चीज़ ये है कि खाना-जंगी तो बंद होगी, लेकिन सवाल ये है कि कितनी जानों के बाद बंद होगी, कितनी तबाही के बाद? बहुत शुक्रिया जी, जनाब वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और नाज़रीन को इतनी मज़ीद तफ़सीलात देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। गज़ा के हालात अभी भी पूरी तरह से सँवरने का नाम नहीं ले रहे हैं और इसी के साथ ही जो पीस डील एक हुई थी, उस पर भी अब खतरे के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं गज़ा में अमेरिका ने अपने 1000 फ़ौजी तैनात करने की बात कही थी, जिसे इस्तांबुल में हुई अरब ममालिक की बैठक ने मुस्तरद कर दिया। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? और साथ ही आईएसएफ जिसे बनाने की बात कही गई थी, लेकिन इज़राइल उसमें तुर्की को शामिल नहीं करना चाहता है। क्या है आखिर ये पूरा मामला? आइए जानते हैं। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं जनाब वाहिद हाशमी साहब। बहुत शुक्रिया वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात कर रहे थे हम गज़ा की, जहाँ पर गज़ा में अमेरिका की मौजूदगी को मुस्लिम ममालिक ने मुस्तरद कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये एक मेजर डेवलपमेंट है ये और इसमें जो है सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इस्तांबुल में मीटिंग हुई थी जिसमें मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा थे, तो उसके अंदर जो है यूनानिमसली जो है सबने बोला था यही कि भई कोई फ़ॉरेन इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए और फ़लस्तीन के अंदर पैलेस्टीनियंस लेड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जी, तो ये जो है उनका ये है फ़ोकस है बेसिकली क्योंकि उनको ही मालूम है कि अगर फिर बैरूनी ताकतें या कोई भी ऐसा फ़रीक ग़ज़ा के अंदर आता है, तो फिर फ़लस्तीनियों की लेजिटिमेसी का क्या होगा? तो ये जो है एक वो है तो कहीं ऐसा ना हो कि अभी वो इसराइल से ही लड़ रहे हैं, मालूम हुआ कि कोई और फ़रीक भी आकर के ग़ज़ा में बैठ गया है। तो जी, ये जो है बहुत सारे इश्यूज़ होंगे जो उनके पेश नज़र रहे होंगे, जिसकी वज़ह से उन्होंने ये सब किया होगा। जी। अभी हम बात कर रहे थे आईएसएफ की भी। आईएसएफ में जो है इज़राइल तुर्की की फ़ौज को शामिल नहीं करना चाहता है। हालाँकि पाकिस्तान की फ़ौज को शामिल करने के लिए वो राज़ी है, लेकिन तुर्की को फ़ौज को शामिल ना करने की क्या वजह हो सकती है? सबसे बड़ी वजह जो है यही है कि इसराइल चूँकि है कि सब लोग जानते हैं उसको कि उसकी जो हैसियत है वो कैंटोनमेंट की है। तो अमेरिका और जितनी वेस्टर्न पावर्स हैं या वेस्टर्न ममालिक हैं, उन सबका कैंटोनमेंट है। तो उसकी सेफगार्ड जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो तुर्किया जो है उसके बेसेस हैं सीरिया में, सीरिया से तुर्किया का बॉर्डर लगता है, बहुत ही करीब है वो बॉर्डर के। तो बिल्कुल इसराइल के एग्ज़ैक्ट नेबरहुड में और तुर्किये के बहुत सारे बयानात आए हैं जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं। अभी रिसेंटली नेतन्याहू और उनकी जो एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारे जो जो मिनिस्टर्स हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट बाकायदे जारी किया गया है। तो ये सब जो है वजूहात हैं जिसको लेकर कुछ रिज़र्वेशंस हैं इसराइल के। तो इसराइल को लगता ये है कि अगर गज़ा में आ गए तो फिर तो ये हमारे सरों पे आकर के बैठ जाएँगे। खबरें ये भी हैं कि जिन फ़िलिस्तीनी लोगों को इज़राइल ने कैदी बनाया था, अब वो उनको दूसरे ममालिक में डंप कर रहे हैं। उनको हवाई जहाज़ में भर के दूसरे ममालिक में भेजा जा रहा है। तो उनको क्या अपनी सरज़मीन से बेदखल किया जा रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? बहुत पहले ट्रंप ने बोला था कि जो लोग बाहर जाना चाहें गज़ा से फ़लस्तीनी, तो उनके जो है सेफ इवैक्यूएशन को, वहाँ से बाहर ले जाने को या माइग्रेशन को या जो भी है, डिपोर्टेशन को, तो उनको जो है यकीनी बनाया जाएगा। तो बेसिकली जो ये अभी एक चार्टर्ड प्लेन पकड़ा गया है, साउथ अफ्रीका में लैंड किया है। बेसिकली वो आया था वाया नैरोबी, केनिया और उसमें जो
बातें आ रही हैं कि भई ये चार्टर्ड प्लेन हायर किसने किया था? कंपनी कौन-सी है? तो जो फ़लस्तीन का सिफ़ारतख़ाना है साउथ अफ्रीका में, जनूबी अफ्रीका में, जी। तो वो इस मामले की पूरी छानबीन कर रहा है कि ये लोग कैसे आए। तो उसमें जो है तकरीबन 150 फ़लस्तीनी हैं, ग़ज़ा के लोग हैं, तो उनके बारे में इस तरह की बातें हैं कि उनको जो है पहले ग़ज़ा से एक पर्टिकुलर इज़राइली बॉर्डर है, वहाँ से बसेस वग़ैरह में लाया गया और फिर उनको जो है इज़राइली एयरपोर्ट से एक चार्टर्ड प्लेन में बिठाया गया और फिर वो वाया नैरोबी यानी कीनिया और अ, वो जो है फिर साउथ अफ्रीका में उनको लैंड कराया गया है। तो ये हो सकता है कि एक अभी शुरुआत है, इज़राइल टेस्ट कर रहा हो कि और क्या इस तरह की डिपोर्टेशन और भी ममालिक में पॉसिबल हैं क्या? तो ये खतरे की घंटी पूरी दुनिया के लिए है इस अभी हम देख रहे हैं कि सीरिया के प्रेसिडेंट जो हैं, उनकी व्हाइट हाउस में भी मुलाकात हुई है, व्हाइट हाउस भी गए हैं वो, लेकिन उनका मिडल ईस्ट खित्ते में हम उनको किस तरीके से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से मुतासिर करेंगे, क्या कुछ करेंगे? बेसिकली जो है उनको जो व्हाइट हाउस में बुलाया है यूएस ने, यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अब आप सोचिए कि इट्स आयरनी कि आप अभी कुछ साल पहले तक बल्कि कुछ महीनों पहले तक उन पर 10 मिलियन डॉलर्स का एक तरह से रिवार्ड था सर के ऊपर कि भई जो ज और उनका जो है जुलानी के नाम से मशहूर हैं वो। तो अहमद अल-शरा जो है अब उनको जो है पूरा एक तरह से बेसिकली इसके 2 हैं। पहला पहलू ये है इसका कि सीरिया को जो नई गवर्नमेंट आई है जिसको तुर्की ने बिठाया है वहाँ पे, यानी अहमद अल-शरा तो उनको एक तरह से लेजिटिमेसी चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी की। जी। तो उनको फ़ायदा ये है कि जब वो व्हाइट हाउस गए हैं तो एक तरह से अमेरिका की एक तरह से मंज़ूरी मिल गई है उनको कि भई ठीक है, यानी उनके इक़्तिदार को अमेरिका ने तस्लीम कर लिया है और बहुत सारे ममालिक दुनिया के तस्लीम करते जा रहे हैं। अभी वो रिसेंटली जो है 1 महीने पहले रूस भी गए थे। तो ये जो है पूरी की पूरी बेसिकली देखिए अमेरिका को इससे क्या फ़ायदा? अमेरिका को फ़ायदा ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि तुर्की का पूरा इन्फ्लुएंस रहे मौजूदा लीडरशिप पर सीरिया की। तो वो चाहता है कि इसराइल की सेफ्टी और सेफगार्ड के लिए ज़रूरी है कि उनका कोई ऐसा बंदा रहे जिससे उनके भी डायलॉग बिल्कुल मतलब डायरेक्टली जिनसे बातचीत रहे उनकी। तो ये भी एक एक वजह है। तो इससे दोनों जो है फ़रीक एक-दूसरे के लिए फ़ायदा है उनको। तो ये इसको इसी नज़रिए से, इसी तनाज़ुर में देखा जाना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने एक ऐसा बिल पास किया है जो शर्मनाक होने के साथ-साथ वहां के आर्मी चीफ यानी कि फील्ड मार्शल को मजीद इख्तियारात फराहम करता है और उसे वहां का तानाशाह बना देता है। ये बिल पाकिस्तानी आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को उनके किए गए हर जुर्म से मुबर्रा करता है। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ तिजारत को पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि अफगानिस्तान उसका मुतबादिल ईरान और भारत जैसे मुल्कों में तलाश कर रहा है। पहले ही मुआशी बदहाली झेल रहा पाकिस्तान मुआशी तौर पर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज कैरिबियन सी में तैनात कर दिया गया है। अमेरिका ने अब तक कैरिबियन सी में कुल 76 हमले किए हैं जिसमें 19 लोगों की जान जा चुकी है और कई लोग जख्मी हुए हैं। वेनेजुएला के सदर ने भी अमेरिका पर उनके मुल्क में तनाव बढ़ाने का इल्जाम लगाया है। दूसरी तरफ कोलंबिया के बीच भी कशीदगी बढ़ रही है और उन्होंने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी का सिलसिला रोक दिया है। अमेरिका ने अभी तक कैरिबियन सी में जो हमले किए हैं उसके लिए कोई सबूत फराहम नहीं किया है, लेकिन रूस और चीन ने उसे खबरदार जरूर किया है। क्या वेनेजुएला में हम इन ताकतों के बीच आने वाले दिनों में एक बड़ी जंग होती देखेंगे? और अगर ऐसी कोई जंग होती भी है तो वो हैरानकुन बिल्कुल नहीं होगी। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला कर दिया है जिसमें तकरीबन 6 लोगों की जान चली गई है और कई अफराद जख्मी हुए हैं। इसी को देखते हुए यूरोप में बेचैनी की सूरत हाल देखी जा रही है। खासतौर से जर्मनी ने अपने डिफेंस पर काम करना शुरू कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि उसकी फौज आने वाले वक्त में यूरोप की सबसे बड़ी फौज होगी। हालांकि जर्मनी ने अपनी फौज में नई भर्तियां करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन उसके खुद की आवाम इस भर्ती मुहिम में कोई दिलचस्पी लेती नजर नहीं आ रही है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अमेरिका दौरे के दौरान F-35 जहाजों का समझौता हो सकता है। इस खबर के आने के बाद से इजराइल की परेशानियों में मजीद इजाफा होता दिख रहा है। लेकिन इस डील से पहले प्रेसिडेंट ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस से परमिशन लेनी होगी। अमेरिकी कांग्रेस में वो तमाम तर खदशात पाए जाते हैं जो उसे अब्राम रिकॉर्ड के तहत F-35 देते वक्त जाहिर हुए थे। उसे डर है कि ये तकनीक चाइना पाकिस्तान के पास
पहुंच सकती है। दूसरी तरफ इसराइल की मिडिल ईस्ट में दिफाई ताकत भी मुतासिर हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये डील फाइनल होगी या नहीं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वाकई नौगाम पुलिस स्टेशन में हफ्ते की देर रात हुए एक धमाके ने 9 लोगों की जान ले ली है और वहीं 32 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया है। अफसरान के मुताबिक ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोट के सैंपल ले रही थी। हालांकि अभी इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक मौजूद था या नहीं, या उसका कुछ ही हिस्सा वहां मौजूद था। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि ये एक हादसा था, सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में एक इंस्पेक्टर, 3 फॉरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 ऑफिसर और 1 दर्जी शामिल है। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम करने पर सजाए मौत की सजा सुनाई है। बता दें कि बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर आजम शेख हसीना को इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकब करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। शेख हसीना पर गुज़िश्ता साल बगावत के दौरान इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जाम आयद किए गए थे। उनके खिलाफ मुकदमा उनकी गैर मौजूदगी में चलाया गया, जो हिंदुस्तान में तिलावतनी की जिंदगी गुजार रही हैं। जैसे ही शेख हसीना को सजा सुनाई गई, अदालत के अंदर बाहर लोगों ने जश्न मनाया। लोग छोटे ग्रुपों में उन्हें फांसी दो के नारे लगाते हुए भी नजर आए। नाज़रीन, आज के लिए मेरे साथ इस खबरनामे में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।